वन एवं वन्य जीव। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मैंग्रोव वन इत्यादि प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। रोजवुड, पाम इत्यादि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यह बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है, जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात को संजोए हुए है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है और अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं, जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पानी की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गूंथकर फंदा जैसा बनाती हैं। इन बेलों को कठलता या लियाना कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलती हैं। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है और उनमें काफ़ी भिन्नता है। इनमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल हैं। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष भर में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिम कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ियों, नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बुरुंश या रोडोड्रेडोन जैसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है, अतः यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अतः यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ बांज एवं बुरुंश जैसे पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, परंतु चंदन के वृक्ष वहाँ नहीं दिखेंगे।
रेड सैंडर्स रक्तचंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटिलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। भारत इसका निर्यात मुख्यतः चीन तथा जापान को करता है। इस वृक्ष का प्रयोग आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष को टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसन रोग या पीढ़ी केंद्रीय तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय राज्य क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.34% तथा आंध्र प्रदेश 8.11% हैं। मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य हैं ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर तथा कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाला वन होता है। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। मैंग्रोव गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल ही के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय है कि भीतरकनिका गरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, वैतरणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित भी है। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। प्रश्न कोश पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहला, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, सही है। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों के विद्यमानता हो,
यह भी सही है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध आधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन नहीं। आइए आगे के ऑप्शंस देखते हैं। शीतोष्ण आर्द्र वन, ये भी नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ऑप्शन बी। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इसका ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आर्द्र वन और वर्षा वन दोनों एक ही है, ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात को संजोए हुए है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं, जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। वनस्पति जीवन में इनकी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुथकर फंदा जैसा बनाती हैं। इन बेलों को कठलता या लियाना कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलती हैं। पशु जीवन का बाहुल्य है और उसमें काफ़ी भिन्नता है। इनमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सागौन का सर्वाधिक वन क्षेत्र 29.54% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन क्षेत्र 24,885.50 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 29.79% है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है।
तो ये सुंदरवन में पाई जाती है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सुंदरवन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की, आगे देखते हैं, अवैध कटाई तथा अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोट रिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है सुंदरवन। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत उद्धरण में वर्णित स्थान सुंदरवन के निकट प्रतीत होता है। यहाँ मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो ये है गोवा में। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल है 42.33% के साथ, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.34% तथा आंध्र प्रदेश 8.11% है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो इसे हमें अमेजन वर्षावन पढ़ा था, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, अमेजन वर्षावन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। यह चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षावनों द्वारा उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये है एशिया, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, सही है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो ये उतना सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही है और उसके लिए जहाँ पे केवल 1 होगा वही उत्तर होगा, तो ए। एक्सप्लेनेशन, रेड सैंडर्स रक्त चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटिलिनस है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है डी, पूर्वी दक्कन पठार, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। दक्षिण पश्चिम घाट, आर्द्रवन, तराई दुआर, चौड़ी पत्ती वाले वन, कक्ष का रण घास के प्रदेश हैं। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत विकल्प में पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्रवन। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकुधारी
वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान में। यहाँ पे आप इसे मैच कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का सही सुमेल इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल की कक्ष वनस्पति है। पश्चिमी हिमालय उप अल्पाइन शंकुवृक्ष वन नेपाल, भारत और पाकिस्तान में विस्तारित हैं। भारत में यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विस्तारित हैं। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन केरल के पालक्कड़ जिले में विस्तारित है। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन ए, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग न तो रहते हैं और न जाते हैं। ये सही नहीं है। दूसरा, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। ये भी गलत है। गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे घने वितान और लंबे वृक्ष नहीं होते हैं ये। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। यही मेन रीज़न है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन। मैंग्रोव गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसे तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। सही है। कारण, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात ज़्यादा आने लगे हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, अतः कथन ए सही है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल ही के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 21। भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भीतरकनिका मैंग्रोव के बारे में है। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों की डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन होगा। न तो 1 न तो 2 सही है। एक्सप्लेनेशन। भीतरकनिका गरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल 2002 में घोषित हुआ था भी है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। ये भी सही है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शंस देखते हैं। डी ऑप्शन, जिसमें 1, 2, 3 तीनों मेंशन है। एक्सप्लेनेशन। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसन रोग या पीडी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है के विरुद्ध भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। सही है। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। दोनों ही कथन सही हैं। दोनों कथन कारण सही हैं। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन। मैंग्रोव उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा
कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? तो वहाँ पे बांज और बुरुंश होगा। चंदन जो है ये साउथ में मिलता है, तो 1 और 2 ऑप्शन जहाँ पे होगा वो सही है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, उपोष्ण कटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ियों, नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बुरुंश या रोडोडेंड्रोन जैसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जो हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन एक्चुअल रिसोर्सेज, आरक्षित संसाधन रिजर्व रिसोर्सेज एवं स्टॉक संसाधन स्टॉक रिसोर्सेज। संभाव्य संसाधन वे हैं जो एक क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। वन एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं दिखाई गई हैं। तो आइए पहला देखते हैं। वनों द्वारा प्राप्त सेवा में सांस्कृतिक लाभ, तो उसके अंतर्गत आता है आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक रचना। उत्पादक क्रियाएं, तो फल, रेजिन, एल्कालॉइड, रबड़, औषधियाँ। नेक्स्ट, नियमनकारी क्रियाएं, इसके अंतर्गत आती हैं तापमान नियंत्रण, अवशोषण, बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण, गैसों जैसे कि CO2, O2 का संतुलन, कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन। और सुरक्षात्मक क्रियाएं होती हैं भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, सूखा, ठंड, हवा और धूप से सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण से बचाव। तो ये था वनों द्वारा मानव को प्राप्त होने वाली सेवाएं। नेक्स्ट, वन मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर प्रकृति व मानव को अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं। उल्लेखनीय है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। इस क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम फाइकस इलास्टिका है। इस पेड़ की शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती हैं। इस तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। जीवित पुल बनाने के लिए नदी के एक किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। इस तरह कई पेड़ों की जड़ें मिलकर एक पुल का निर्माण करती हैं। ध्यातव्य है कि एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम को पुनर्चक्रित करने से यह एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 95% बचाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में वन मंत्रालय का पूरा नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। प्रश्न कोश, पहला प्रश्न, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, वन नवीकरणीय संसाधन है, सही है। कारण, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी कथन सही है। दोनों सही है लेकिन ये व्याख्या जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है।
क्योंकि इसके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो पहला कथन, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कथन आर, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करवा रहा है आर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन बी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन। सो यहाँ पे वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम हरी धातु है, सही है। वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, यह कथन गलत है। तो जहाँ पे ए सही आर गलत, ए सही आर गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन डी, एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य ही होता है। एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, ये मेघालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं। वनोन्मूलन एवं उसके प्रभाव। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत की जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करता है। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे वनोन्मूलन का कारण दिया हुआ है, तो आइए इसे एक बार देख लेते हैं। वनोन्मूलन के क्या क्या कारण हैं? तो पहला है जंगल की आग। दूसरा है खेती योग्य भूमि का विस्तार। तीसरा है सड़कों का विकास। चौथा है शहरीकरण। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। और उसके बाद है काष्ठी पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग, पशुओं द्वारा घास का अतिचारण या चरना और नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी करना, ये वनोन्मूलन के कारण हैं। नेक्स्ट, वहीं दूसरी ओर नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे वनोन्मूलन का प्रभाव दिया गया है, इसे देख लेते हैं। पहला प्रभाव, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जाति विलोपन, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, मृदा अपरदन, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, मरुस्थल का निर्माण, बाढ़ एवं सूखा, जैव विविधता को हानि, क्षेत्रीय तथा
भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव और कम वर्षा, ये था वनोन्मूलन के प्रभाव। आगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता है उसे भी हमने पढ़ा। उल्लेखनीय है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यहाँ के स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि है। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। ध्यातव्य है कि वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। प्रश्न को पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये है नगरीकरण। जबकि हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, जैव विविधता की हानि है, मृदा अपरदन है, लेकिन नगरीकरण नहीं है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों, वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। ऑप्शन सी। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है यहाँ के स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। सही है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। यह भी कारण जो है उसका सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, भारत में वन क्षेत्रों का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ह्रास का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे औद्योगिक विकास है, ना कि सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं और कृषि विकास। ये सब कम कम मात्रा में कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है औद्योगिक विकास। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण है, जिनमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तभी हमने पढ़ा था जंगल की आग, आधारभूत संरचना के विकास की कमी, सिंचाई की कमी, या इनमें से कोई नहीं, जंगल की आग था जो प्रमुख कारण था। ऑप्शन बी। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो ये है वालपराई। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्पों में वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है।